बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाला अली। नाज़रीन, आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की ज़ेर सदारत एक अहम इजलास हुआ। इस इजलास में पंजाब में सियासी सूरत हाल पर मुशावरत की गई, जबकि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने दौरान गुफ्तगू कहा है कि परवेज़ इलाही साहब का तजुर्बा अलग और मेरा अलग है। परवेज़ इलाही साहब इस्टेब्लिशमेंट का दबाव ले जाते हैं, जबकि चौधरी शुजात हुसैन साहब आज कहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब और जरदारी साहब से मुलाकातें अच्छी रहीं, इलेक्शन जल्द होते हुए नजर नहीं आ रहे। इस समय दिन भर जो हम मौज़ूआत रहे उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम जी, आपको सर, मुख्तलिफ फार्मूले जो हैं इस वक्त मीडिया में गौर किए जा रहे हैं और इस तरह के फार्मूलाज बताए जा रहे हैं कि ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता। मुत्तहिदा हुकूमत भी इस वक्त मुलाकातों में मसरूफ़ है। PTI की जानिब से भी सियासी तौर पर हमें PTI मुतहरिक नज़र आ रही है, लेकिन 23 के तारीख के बाद मुल्क की सियासत को आप किस डगर जाता देख रहे हैं? देखिए, 23 तारीख तो भी दूर है, उससे पहले हालात किस तरफ जा रहे हैं उस पर तो मुख्तलिफ ज़ाहिर है बहुत से तज्ज़ियाकार भी सियासतदान भी उस पर बात कर रहे हैं, सुन भी रहे हैं लोग। और मैं ये बात पहले भी कहता रहा हूँ कि रियासत के मसाइल बहुत मुख्तलिफ हैं। ये बन्नू में जो वाक़या हुआ है और हो रहा है गालिबन अभी, उस पर भी कुछ बात करेंगे। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बताऊँ कि दो चार बातें ऐसी हैं जो बड़ी काबिल गौर हैं। एक बात तो ये है कि ये जो हुकूमत है, ये अरेंजमेंट जो भी जैसे भी जो कि तहरीक अदम एतमाद के बाद वफाकी हुकूमत की शक्ल में सामने आया, ये PDM और उसके इत्तेहादियों का है। PDM के जो सदारत है वो है मौलाना फजलुर रहमान के पास, और PDM की जो सेक्रेटरी जनरलशिप है जी, वो है मुस्लिम लीग नवाज के पास। पीपल्स पार्टी PDM का हिस्सा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं है। इस पूरे सेटअप में या पूरे अरेंजमेंट में जो इस वक्त मौजूद है 2018 के बाद से और जो कंटिन्यू कर रहा है अगले इलेक्शंस तक या जब भी होते हैं, यानी जो भी तारीख होती है इलेक्शंस की, उसमें इस वक्त दो बड़े स्टेक होल्डर्स हैं और दोनों का इस सेटअप में कोई इंटरेस्ट नहीं है। एक इमरान खान, जिनकी दो सूबाई हुकूमतें हैं लेकिन वो खुद नहीं है, उनको परवेज इलाही साहब से रिक्वेस्ट करनी पड़ती है कि पंजाब पुलिस भेजें। परवेज इलाही साहब उनके वजीर को उड़ा देते हैं, कभी मुशीर को उड़ा देते हैं जी। उनको अपने वजीर आला से कहना पड़ता है कि यार जरा KP से पुलिस तो भेजो, कहते हैं भेज देता हूं सर। ये इमरान खान साहब की नेचर से, उनकी तबीयत से ये चीज मुताबिकत नहीं रखती, इसलिए वो वफाक में इलेक्शन चाहते हैं और चाहते हैं कि पूरे मुल्क में इलेक्शंस हों और फिर उसके नतीजे में वो 2/3 या 3/4 जो भी उनकी कैलकुलेशन है उसके नतीजे में मरकज में आए। इस सेटअप में उनका कोई अरेंजमेंट नहीं है और उन्हें इस बात का यकीन है कि ये असेंबलियां गिरेंगी तो उसके नतीजे में एक इस किस्म का टर्मोइल पैदा होगा कि मुल्क इलेक्शंस की तरफ जाएगा। जी। जो PDM पर आ जाए, PDM फाल नहीं है, PDM फाल नहीं है। अब जो मैं बात कह रहा हूं ना, अभी तक PDM फाल नहीं है इस असेंबली को बचाने के लिए। पंजाब एक शख्सियत फाल है सिर्फ, और वो हैं शहबाज शरीफ साहब, और दूसरी शख्सियत जो फाल हैं वो हैं जरदारी साहब। जरदारी साहब इस्लामाबाद आए, परवेज इलाही साहब से मिलना था, परवेज इलाही साहब से उनकी मुलाकात नहीं हुई। फिर जरदारी साहब को एक टास्क दिया, वो टास्क किसने दिया? शहबाज शरीफ साहब ने। जरदारी साहब चले गए पंजाब, वहां जाके जरदारी साहब चौधरी सालेक से पर अपना शुजात साहब, फिर यहां से शहबाज शरीफ गए। फिर इस पूरी कहानी में इसहाक डार का है जो नुमाइंदगी करते हैं नवाज शरीफ की, और कोई दूसरा वफाकी वजीर पंजाब में नजर आ रहा है जरदारी साहब से मिलता हुआ या यहां मिलता हुआ इस्लामाबाद में। जी। एक सवाल है, कोई नहीं आ रहा नजर। वो क्या कर रहे हैं? वो इलेक्शंस के मोड में जा चुके हैं क्योंकि नवाज शरीफ साहब इस पूरे मॉडल में इंटरेस्टेड नहीं है। ये बात मैं पहले कह चुका हूं और ये खबर की बुनियाद पे बात है कि नवाज शरीफ साहब जरदारी साहब से बात नहीं करते एक तवील अरसे से। उसकी वजूहात मैं आज नहीं बताना चाह रहा, हालांकि वजह मुझे पता है उसकी, और वजह बड़ी अजीब सी है, लेकिन मैं वजह नहीं बताना चाह रहा। ठीक है, जो लोग जानते हैं इस बात को वो उनको यकीनन इल्म होगा कि नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब के दरमियान तल्खी क्यों है।
नवाज शरीफ साहब इसहाक डार साहब से, जब लंदन में भी डार साहब थे, तो ये बात पहले भी मैं कह चुका हूं कि डार साहब से कहते थे कि आप जरदारी साहब से बात करें, डार साहब जरदारी साहब से बात करते थे। लेकिन अब डार साहब भी मुलाकात कर रहे हैं जाके आरिफ अलवी साहब से। डार साहब जरदारी साहब से बात तो नहीं कर रहे। आपने देखा जरदारी हाउस में डार साहब को आते हुए कि पंजाब हुकूमत बचाए। आपने एहसन इकबाल साहब का फाल देखा? एहसन इकबाल तो अपने हल्के में खिताब कर रहे हैं, इमरान खान साहब पे तनकीद कर रहे हैं और अपने अवाम में निकल चुके हैं। आपने ख्वाजा आसिफ को अवाम में देखा? अवाम में देखा। वो आपको कहीं इनमें से कोई शख्स नजर आया है जो जरदारी साहब से कह रहा हो जाके, या शुजात हुसैन साहब से कह रहा हो कि आप पंजाब हुकूमत को बचाएं? नहीं। क्या पीडीएम का कोई इजलास हुआ पंजाब हुकूमत को बचाने के लिए, जिसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब और मरीम नवाज साहब और नवाज शरीफ साहब शरीक हों और आपस में बातचीत कर रहे हों, और अख्तार मेंगल भी हों और इत्तेहादी हुकूमत भी हो? ऐसा कहीं देखा? कोई इजलास नहीं। सिर्फ एक शख्सियत फाल है, वो है शहबाज शरीफ साहब, और दूसरी शख्सियत फाल है वो जरदारी साहब। अब ये बड़ी गहरी कहानी है। बिल्कुल है। तो मैं ज्यादा बात इस पर करना नहीं चाह रहा, गहरी कहानी है कि शहबाज शरीफ साहब फाल है। बेटे का मामला है, ठीक है। अगर इसको नवाज शरीफ साहब की नोट होती इस असेंबली को बचाने के लिए, तो पूरी मुस्लिम लीग नवाज इस वक्त पंजाब में बैठी होती, फाल होती, इंतहाई फाल होती। ये नहीं होती, खबर नहीं आ रही होती कि शहबाज शरीफ पहुंच गए वापस, शहबाज शरीफ लाहौर पहुंच गए। शहबाज शरीफ 2 दफा शुजा साहब की, 3 दफा, 2 दफा, कितनी दफा इयादत करेंगे? यानी खास वक्त पे शहबाज शरीफ साहब को भी याद आता है कि चौधरी साहब की इयादत करनी है। अब मैंने पूछा ये मुस्लिम लीग नून के लोगों से कि मैंने कहा ये क्या चक्कर है? तो देख रहे हैं कुछ चक्कर समझ नहीं आ रहा, मतलब पीडीएम किधर है इसमें, आप लोग क्या चाह रहे हैं? अब उनकी तरफ से ये बात आई, उन्होंने कहा हमारी जी कैलकुलेशन ये है कि परवेज इलाही साहब जो है ना जी, और ये बड़े पहले से हमारी कैलकुलेशन है, ये उस वक्त भी नवाज शरीफ साहब तैयार नहीं हो रहे थे जब दुआ खैर हुई थी, तो जरदारी साहब ने इंसिस्ट किया था, और शहबाज शरीफ साहब ने भी तो क्या करें। नवाज शरीफ साहब उस वक्त भी इंटरेस्टेड नहीं थे इस बात में, इस फॉर्मूले में कि ये यहां से, ये बात मैं पहले भी कह चुका ना कि कितने लोगों को सीटें देंगे मरकज में, इधर उधर। ये जरदारी साहब का फॉर्मूला, एक जरदारी साहब ने बनाया, मैं शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाया, वो बात सही है, जरदारी साहब ने बनाया। और जरदारी साहब के ताल्लुकात अच्छे रहे इस्टेब्लिशमेंट से, जरदारी साहब के ताल्लुकात पिछली इस्टेब्लिशमेंट से अच्छे रहे। बिल्कुल। इमरान खान साहब के रप्चर हो गए, बिल्कुल, ये जुमला पहले भी कह चुका हूं। यानी जरदारी साहब जो हैं वो जनरल फैज और जनरल बाजवा दोनों के इंतहाई करीब रहे, और आखिर वक्त तक उन्होंने वो दोस्तियां निभाई, ताल्लुक निभाया। एक जगह पर कहीं बस उनकी गपशप लगी, तो कहीं बात हो गई होगी, तो उन्होंने कहा कि भाई फैज साहब तो ऊपर नीचे हो गए। हाँ। तो फिर वो जुमला निकला उनके मुंह से, खुर्डी लाइन वाला, लूज टॉक कर गए वो, उसको फिर सही करने पड़े मामला कि पिशावर कोर, ये वो सारे बयान। तो जरदारी साहब ने अपने ताल्लुकात बड़े अच्छे रखे, बहुत अच्छे रखे। इमरान खान साहब के रप्चर हो गए। तो पिछली जो अरेंजमेंट थी, मैं हमेशा ही बात बार बार कहता हूं, जो 2018 के बाद की अरेंजमेंट थी, उस अरेंजमेंट में नवाज शरीफ माइनस हुए और मरियम माइनस हुई, और मुस्लिम नून के लोगों का रगड़ा लगा। 2 किस्म के लोगों का रगड़ा लगा, एक प्रॉपर रगड़ा लगा और एक वो थे जो हल्का फुल्का सा रगड़ा लगा जिनका। लेकिन मरियम और नवाज शरीफ सबका लगा। अच्छा, अब और सब ये बात, अब तो बात हो रही है, बहुत से लोग बात कर रहे हैं कि उससे पहले ये थ्योरी थी कि शहबाज शरीफ साहब को लाया जाए, या ये चल रहा था मामला तो बाजवा साहब का था कि नहीं, इधर ही इमरान खान साहब को होना चाहिए, और ये सारी बात, और ये बात तहरीर में भी आई कि शहबाज शरीफ साहब कैबिनेट के नाम पूछ रहे थे। लेकिन नवाज शरीफ साहब ने कहा नहीं, किसी सूरत नहीं, और फिर शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा नहीं। अच्छा, अब इशू ये है कि अब इस सेटअप में आप ये देखें कि वहां पर वो परवेज इलाही साहब ने 2-3 बातें तो कही कि इधर भी इमरान खान साहब को भी उन्होंने की कर दिया, साथ ही उन्होंने जो है वो एक गुलाब का फूल उन्होंने मुस्लिम लीग नून को भी भेजा और जरदारी साहब को भी भेजा। अच्छा, जरदारी साहब को भेजा उन्होंने, तो जरदारी साहब, अब जाहिर है जरदारी साहब के दौर में तो वो नायब वजीर आजम रहे हैं, हालांकि उस वक्त बड़ी कशीदगी और बेनज़ीर भुट्टो साहबा की जब ये बात हुई थी ना, ये उन्होंने जब
परवेज इलाही साहब के बारे में ये बात की थी। तो इस इफाक से बेनज़ीर साहबा, जरदारी साहब, डॉक्टर आसिम, बिलावल साहब छोटे थे, रहमान मलिक मरहूम, ये सारी शख्सियात, मैं भी वहाँ मौजूद था। ये एक रात पहले बात हुई थी उनकी वतन वापसी से। तो बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने उन्होंने लाइटर नोट बात कर रही थी। वो जो ये तो कातिल लीग वाली बात चली नहीं, सीरियस नहीं थी बात, वो ऐसे ही वो सही कह रहे हैं जो बात करती है ना जरदारी साहब भी या जो बात करते हैं परवेज इलाही साहब भी, वो बात लाइटर से नोट पे हुई, बाद में शहादत हो गई उनकी। बेनज़ीर भुट्टो साहब की, इजाज शाह साहब का भी नाम उन्होंने कहा कि ये पता नहीं इजाज शाह साहब हमारे लिए प्रॉब्लम्स ना खड़े करें इलेक्शंस में। तो उसके ऊपर वो कहती है कि मैं ये मेरे लिए प्रॉब्लम्स खड़े करेंगे परवेज इलाही साहब और ये इलेक्शंस के अंदर मैं वापस वतन जाती हूं। तो इसलिए उन्होंने ये इस तरह की बात की थी। कोई मतलब उसके पीछे कोई और ग्राउंड नहीं थी। ये बात परवेज इलाही साहब भी कह रहे हैं और मैं इसका खुद मतलब मेरी मौजूदगी में बात हुई। अच्छा, ठीक है। ये मदीना जुमेरा होटल के अंदर, जहाँ पे जो दुबई का होटल है, एक दिन पहले बीबी के आने से वतन बारह। अच्छा, मैं जो बात कह रहा हूं कि अब इसमें यहां पे किस्सा ये है कि पीडीएम इंटरेस्टेड नहीं है। अगर पीडीएम इंटरेस्टेड होती तो अख्तर मेंगल साहब एक्टिव होते, तो फजलुर रहमान साहब एक्टिव होते। वो इमरान खान साहब पे तनकीद कर रहे हैं। पीडीएम का इजलास भी नहीं हुआ, हंगामी इजलास। सर, आपने नवाज शरीफ साहब का कोई स्टेटमेंट देखा अभी तक पंजाब के बारे में? आपने सुना कि नवाज शरीफ साहब का राब्ता पीडीएम का हंगामी इजलास तरफ? कहते हैं जाओ यार, जाना है तो ये क्या है, वो तो इस इलेक्शंस के इसमें तो इंटरेस्टेड नहीं है वो, इस सेटअप में नवाज शरीफ साहब का क्या। और देखें इशू ये है सारा। अच्छा, जरदारी साहब इंटरेस्टेड है, क्यों है ये? मैंने कहा अभी आप छोड़ दें बात। हाँ। जरदारी साहब इस असेंबली को बचाना चाह रहे हैं। ये असेंबलियां जो हैं ये पिछली इस्टेब्लिशमेंट की, ये मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट, तो मैंने आपसे कहा ना आपको, इसमें ये जो कन्फ्यूजन नजर आ रहा है ना कि परवेज इलाही साहब कुछ कह रहे हैं, वो कुछ कह रहे हैं, ये इस बात की अलामत है कि इस्टेब्लिशमेंट सियासत से अपने आप को अलग कर चुकी है। वरना तो एक मैसेज आना था ना। बाजवा कहते, बाजवा साहब ने कहा शुमाल में, हम शुमाल में, जनूब कहते हैं जनूब, खत्म। मतलब लेफ्ट राइट फोन आए गए। अच्छा, इशू ये है, और ऐसे एक नहीं है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी शख्सियात। अभी तो मसला ये है कि परवेज इलाही साहब कह रहे हैं कि जनरल फैज हमारे दुश्मन थे, इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जनरल बाजवा दुश्मन थे। हाँ। तो अब ये अजीब दोनों शख्सियात की आपस में लगता है कभी तो प्रॉक्सी तो नहीं हो रही। दोनों हमारे रिटायर्ड इंतहाई मोअज़्ज़ज़ शख्सियात जो इस मुल्क पे बड़ा अपना कर्म करके गई हैं, तो उनकी प्रॉक्सी तो नहीं हो रही कि एक उधर से बोल रहा है, उधर से बोल रही है। ये क्या चक्कर है? देखिए ना, इमरान खान साहब को कौन कह रहा है बाजवा साहब को कोसे, उनको कौन कह रहा है कि फैज साहब को कोसे? ये तो अजीब मामला है। अच्छा, तो जो ये पुरानी इस्टेब्लिशमेंट की कहानी है ना, उस सिस्टम को भी बचाने की कोशिश हो रही है। उसमें अब नवाज शरीफ साहब का जो है ना वो, और पीडीएम का उनका फोकस आगे जा चुका है। ये चंद महीनों की बात है। ये अब अगर आईएमएफ रुकी हुई है, उनकी तरफ से रुकी रहे, तो आईएमएफ रुका हुआ है, ठीक है ना। डॉक्टर साहब की कैलकुलेशंस जो हैं, वो डॉक्टर साहब ने अपनी लिहाज से ठीक कैलकुलेशंस की होंगी। ऑयल की प्राइसेस फिर बढ़नी शुरू हो गई हैं, और उसके अंदर अब आईएमएफ आ नहीं रहा, और आईएमएफ के पास आप नहीं जाते तो कितने दिन आप ये पैसे आगे चलाएंगे, ये डॉलर्स कितने दिन चलाएंगे? और इसके ऊपर डिटेल में बात कर चुके हैं आपके महीना। डिफॉल्ट क्या होता है मुल्क में, क्या हालात होते हैं, क्या कैसी सूरत हाल पैदा होती है, सिक्योरिटी क्राइसिस पैदा हो गया। तो इस वक्त जो है शुजात साहब की पोजीशन मैंने चेक की मुस्लिम लीग नून से। अब यहां इंटरेस्टिंग बात है, वो ये कहते हैं कि हम शुजात साहब पे भी यकीन नहीं करते। अच्छा। हाँ, कहते हैं ये दोनों, ये जो पूरी फैमिली है, ये मुस्लिम लीग नून के ख्यालात है, मेरे नहीं। वो कहते हैं पूरी फैमिली जो है ये मरकज भी लेके बैठी हुई है और पंजाब भी लेके बैठी हुई है। बिल्कुल। और हमें मरकज में खिला रहे हैं और इधर खिला रहे हैं, और कभी इधर से उधर निकल जाते हैं। उधर को कह रहे हैं हम 25 सीटें दो, मैं वजारत दो, मैं ये दो वो दो। तो भाईजान हमारा इनसे कोई ताल्लुक नहीं है, ये इनका हमें ना पता है। और उसको भी दुआ खैर करवा के हम गले पड़े हुए हैं हमारे अभी तक। एक फोन आया, ये दुआ खैर होने के बाद एक कॉल आ गई, तो कॉल पे मुड़ गए। वो कहते हैं एक मिनट ठहर जाएं, ये फिर हम इनको दुआ, वो कह रहे हैं एक मिनट बिल्कुल साइड पर, इनको ये इमरान खान साहब के साथ ही रहें, ये उनका है मुस्लिम लीग नून का, ठीक है। वो कहते हैं कोई तहरीक अदम इत्माद आगे पीछे दाएं बाएं। हमजा शहबाज के लिए तो वो खैर इश्यूज है ना, मैं उनमें नहीं जाना चाह रहा। मैं आपको ब्रॉड पिक्चर बता रहा हूं कि उस पूरी पिक्चर में पीडीएम फाल नहीं है। ये इसमें फिर हिस्ट्री में जाएं कि क्या वजह है कि पीडीएम से पीपल्स पार्टी अलग कर दी गई थी, क्या तहफ़्फ़ुज़, मैं उस डिटेल में नहीं जाना थे, बिल्कुल क्या तहफ़्फ़ुज़ात थे उस सिस्टम के अंदर, क्या इशू था, कौन सी शख्सियात, क्या हो रहा था, कैसे, छोड़ दें उसको, पिछली पुरानी एस्टेब्लिशमेंट पूरे रहने दें।
तो इसको ये हम नहीं कह सकते कि पीडीएम बचाना चाह रही है पंजाब असेंबली को। पंजाब असेंबली को वजीर आजम साहब बचाना चाह रहे हैं, जो कि मुस्लिम लीग के सदर हैं। लेकिन क्या बाकी देखिए ना, नवाज शरीफ को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है पाकिस्तान में? इसाक डार साहब, वो कहें, वो तो नहीं लाहौर में, वो तो शुजात साहब से नहीं मिल रहे, इयादत नहीं कर रहे। बाकी कितने शायद खान अब्बासी साहब नजर आए इयादत करते हुए? नहीं। सादर रफीक साहब नहीं, वो तैयार व्यार करके बैठे हुए, बच्चे एक रूटीन होता है, राना मशहूद आपने, लेकिन ना वो देख रहे हैं अभी। अच्छा, ठीक है, जरदारी साहब ने कहा 48 घंटे देखते हैं, और उन्होंने कहा देख लें, लेकिन कोई वो इसमें इसके अंदर कोई इंटरेस्टेड नहीं है कि जाके नहीं कर रहा, लोगों के गुड्डों को हाथ लगा लगा के कहें। तो आखिर में अच्छा, उनकी ये बड़ी अजीब सी बात है, वो कहते हैं कि मैंने कहा जी बड़े इनके दरमियान सख्त लड़ाई है। हाँ। मुझे भी नून की जो मैं यानी उनके प्रॉपर रहनुमाओं की बात कर रहा हूँ संजीदा, मैंने कहा जी शुजात साहब और परवेज साहब के दरमियान लड़ाई है। कहते हैं डॉक्टर साहब रहने दें, हमें तो जानते हैं, आपसे ज्यादा जानते हैं। मैंने कहा जी मैं भी थोड़ा, कहते हैं हम छोड़ दें आप। हाँ। इनकी लड़ाइयाँ भी ऐसी होंगी, इनकी नमाजें भी ऐसी होंगी, इनका ये भी ऐसी होगा। और वो कहते हैं कि कोई मतलब हो सकता है परवेज इलाही साहब की भी मुलाकात होगी जरदारी से, कहते हम इंटरेस्टेड ही नहीं है। अच्छा, हम इनकी कोई बात मानने में इंटरेस्टेड नहीं है। परवेज इलाही साहब ने जाने तो उधर ही जाएं, और शुजात साहब भी उनको मना सकते हैं तो मनाएं। ठीक। अब इमरान खान साहब जो हैं वो उसके नतीजे में, अब इमरान खान साहब ने आज जो बात की साफियों से, उन्होंने कहा कि भाई बस एक वो बात है कि वो अब कहते हैं देखें ना कितने दिन ही खिलाते रहे कि जी वो समरी आएगी, समरी जाएगी, समरी आएगी, समरी जाएगी। आखिर में परवेज इलाही साहब कहते हैं तो मैंने 1 महीना पहले दे दी थी। और वो कहते हैं कि हमने मुस्लिम लीग नून की तरफ से पूछा जब जी, तो उन्होंने कहा मैंने समरी साइन नहीं की हुई अभी। और अचानक एक दिन जब हमारी तरफ से दरवाजा बंद, उन्होंने कहा मैं तो 1 महीना पहले दे दी हुई है। तो कहते हैं 1 मिनट ठहर, परवेज इलाही साहब हमारे इधर नहीं ना, हम सीटें वीटें ये वो सारा, ये जरदारी साहब जाने, शहबाज शरीफ जाने। अच्छा, अब ये इशू अब जनाब आ गए इमरान खान साहब जी। कल कौमी असेंबली का इजलास होना है, और कौमी असेंबली के इजलास में वो राजा परवेज साहब के, उन्होंने वैसे कल जाना भी नहीं था, वो शायद 20 या 21 तारीख को था उनका इरादा जाने का, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम इनके इस्तीफे कबूल करेंगे नहीं करेंगे, आगे पीछे क्या होगा। परवेज इलाही साहब ने कहा 99% तहलील के खिलाफ है। अच्छा, ये अब इमरान खान साहब के दिमाग में है कि कौन कौन हो सकता है। इमरान खान साहब सियासत में, आप भूल जाएंगे इमरान खान साहब जो है ना, वो उनको सियासत में वो उनको नहीं आती, तो सबको पीछे लगाया हुआ उन्होंने, तो वो ऐसा। अब वो कह रहे हैं 99%, इमरान खान को नहीं पता होगा कौन कौन से लोग जाके मिलते हैं परवेज इलाही से और शुजात साहब से या परवेज इलाही साहब से, कौन से क्या। ये मसला है इमरान खान साहब का, ये मसला है नवाज। इस सेटअप में उन दोनों का हिस्सा, उन दोनों का वो कोई किसी किस्म का कोई स्टेक नहीं है। देखिए ना, ये बुराई अगर आई हुई है गले, आईएमएफ नहीं हो रहा, तो किसके ये खाता किसके गले पड़ा हुआ है? नवाज शरीफ साहब, इसहाक डार साहब। फिर देखिए आईएमएफ का नहीं आ रहा वो डेलीगेशन, और डेलीगेशन आईएमएफ आपके पास जो है वो इस वक्त लाजिम है कि आईएमएफ आए, लाजिम है। और सर कहा जा रहा है कि मजीद सख्त शराइत के साथ आएगा अगर आईएमएफ मजीद आता भी है हमारे पास। नहीं, अब देखें ना, मेरी बात सुने, मसला ये है कि सख्त शराइत के साथ आएगा। वो कह रहे हैं ये पेट्रोलियम की कीमत आपने क्यों, ये जो आपने किसानों के लिए पैकेज क्यों नहीं, किसानों के लिए पैकेज कैसे अनाउंस कर रहे हैं आप, ये कैसे अनाउंस कर रहे हैं, वो कैसे। इशू ये है कि वो इसहाक डार साहब के यकीनन जहन में ये बात होगी कि 1 मिनट, ये हमने ले लिया है, इसको ज्यादा बोझ हमने उठा लिया, ठीक है, और मिर्जा इस्माइल भी शायद सही है, वो भी शायद सही, जो भी है, मुल्क की मैशत है ना। सर डॉक्टर साहब एक ब्रेक ले, उसका हल नहीं है, हल नहीं है उसका। या तो इलेक्शंस में चले जाएं, लेकिन इस दौरान फिर ये 3 महीने के लिए आईएमएफ जो है, मतलब या तो पैसा आ जाए ना इन 3 महीनों का जी, और उन 3 महीनों के पैसों में मुझे नहीं पता, डॉक्टर फिर भी ये कम वक्त है, माशी तौर पे तो बेहतरी नहीं आ सकती। अब इलेक्शंस की तो तैयारी हर वक्त होनी चाहिए ना, इलेक्शन कमीशन वो कह रहे हैं भी तैयारी। मैं सिर्फ मेरे जहन में सिर्फ ये बात आ रही है कि वो हमारे लिए फिर ये 3 महीनों के पैसे तो ये करवा जाए ना, या कहीं से वो ये 3 महीने निकल के फिर एक हुकूमत आ जाए कि उस तारीख तक के पैसे नहीं है मार्च तक के लिए आपके पास। ब्रेक ले लेते हैं डॉक्टर साहब, वापस आके बात करेंगे मजीद। नाज़रीन एक ब्रेक हमारे साथ रही है। वेलकम बैक नाजरीन। जी डॉक्टर साहब, आपने कहा कि शहबाज शरीफ साहब के अलावा इस जो सेटअप है और जो मामला इस वक्त चल रहे हैं, इसमें किसी और का स्टेक नहीं है, इसलिए हम
ज़्यादा सियासी तौर पर दीगर जो इत्तेहादी जमातें हैं उनको इस वक्त एक्टिव नहीं देख रहे? देखिए, जो मैंने आपसे कहा ना, स्टेक्स नहीं है। मतलब अभी हसन मुर्तज़ा साहब जो है, उनका कहना है हुकूमत बचती है कि नहीं बचती। पीपल्स पार्टी का बयान बड़ा इंटरेस्टिंग है। पीपल्स पार्टी कह रही है कि हुकूमत बचती है नहीं बचती, हम पार्लियामेंट बचाएंगे और अगर पार्टी इजाजत दे तो मैं वजीर आला बन जाऊं। सर यानी पीपल्स पार्टी जी भी, मैंने आपसे कहा ना कि वो पार्लियामेंट बचाना चाह रहे हैं, क्योंकि अगर एक जगह से पार्लियामेंट गिर गई तो फिर ये चेन रिएक्शन शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये वो बात है जो कि इमरान खान भी समझते हैं, जरदारी साहब भी समझते हैं कि अगर एक हुकूमत तो, लेकिन नवाज शरीफ साहब भी कहते हैं कि इसमें ये जो रौला पड़ा हुआ है, इस रौले का क्या हल है। अब मिसाल के तौर पे एक तो मईशत है ना, ये बन्नू के अंदर जो वाकयात हुए, ये बन्नू कोई नॉर्थ साउथ वजीरिस्तान नहीं है, ये बॉर्डर कोई अफगानिस्तान से नहीं लग रहा। वहां पे वाकया पेश आया है। हाँ। वो सीडीडी के दफ्तर पे जो एक मसला कई घंटों से जारी है और वहां तक पहुंच गए, क्योंकि तवज्जो जहां पर आपकी तवज्जो जाएगी अहम रियासती अमूर से, या आपका क्या ख्याल है कि ये सो कॉल्ड वॉर ऑन टेरर या सिक्योरिटी के इश्यूज पाकिस्तान के खत्म हो गए? ये तो वैसे के वैसे ही, बल्कि और ज्यादा आपको विजिलेंट होना है इसमें, तो और ज्यादा पहले से भी आपको एहतियात करनी है बतौर एक कौम। और इसमें दो तीन बातें जो, तो अभी हम यहां रोकते हैं, ये लोकल पॉलिटिक्स भी देखते हैं इस पे बात आगे। यानी इसमें अब सूरत हाल ये है कि पंजाब असेंबली होती है, इमरान खान साहब भी ये देख रहे हैं कि अब अच्छा उनके लिए तो बिल्कुल ये डेड है। 23 तारीख को उन्होंने तोड़नी है असेंबली। और ये जो बात है परवेज अलाई साहब की कि उनके पास समरी है, उनके पास नहीं है, वो परवेज अलाई साहब को नून अभी तक राजी नहीं हो रही, नवाज शरीफ साहब राजी नहीं हो रहे ना परवेज अलाई साहब पे। सालिक साहब चले जाएंगे मुस्लिम लीग नून में, या इत्तेहादी रहेंगे, वो नवाज शरीफ ही फैसला करेंगे। लेकिन अभी तक वो जरदारी साहब जो उन्होंने कहा ना, चौधरी शहजाद साहब ने मुझे 48 घंटे दे दो, तो ना तहरीक उन्होंने जमा करवाई ना कुछ किया। उन्होंने कहा जो करना है कर, वो बच गए इससे। मतलब उनको जरूरत ही नहीं है करने की नवाज शरीफ साहब को, वरना एक्टिविटी नजर आती है ना पंजाब में आपको, वो एक्टिविटी नहीं है। तो पीडीएम से अलग है। तो 48 घंटे आम है, तो 48 घंटे लिए अब शहजाद साहब ने, तो ठीक है नवाज शरीफ साहब ने दे दें 48 घंटे, 72 घंटे दे दें, इनको बचाएं, जो करना है करें। इशू ये है सारा कि जो मैं बात बार बार, एक तो मईशत की बात कि मईशत आपकी ये कहां पे इस वक्त खड़ी है, और अगले चंद दिनों में पूरी तवज्जो आपकी चली गई है ये मईशत पे गई, मईशत पे कम गई, सियासत पे गई, तो माशी अदम इस्तेकाम, माशी अदम इस्तेकाम के साथ सिक्योरिटी क्राइसिस, क्योंकि लोगों ने देखा एक मिनट आसपास के यार इनका तो ध्यान अंदर ही अदम इस्तेकाम से लगाए, तो कहीं गोलियां चल रही हैं, कहीं धमाके हो रहे हैं, कहीं शहादतें हो रही हैं, कहीं ये वो इलाके जो बिल्कुल साफ सुथरे हो गए थे, बिल्कुल साफ, जहां पर दहशत गर्दी आपने दुनिया को बताया जाके कि पाकिस्तान वाहिद मुल्क है, पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसने दहशत जंग जीती है। बिल्कुल और अपनी टेरिटरी वापस ली है, टेरिटरीज निकल गई थी आपके अंदर, लोगो एरिया बन गए थे। अब मसला ये सारा कि ये इश्यूज, अच्छा ये इश्यूज बढ़ रहे हैं, ये इश्यूज कम नहीं होंगे क्योंकि दुनिया के और खत्ते के हालात खराब हो। फिर वही बात मैं कहता हूं, आज देखें, ये सबसे पहले तो मुबारक हो अर्जेंटीना को, बहुत उन्होंने कल जीता फीफा वर्ल्ड कप, और वहां पर मतलब कतर ने क्या खूबसूरत कतर ने मेजबानी की, और पूरी दुनिया में अब लोग ये सोच रहे हैं कि अर्जेंटीन ज्यादा ऊपर गया या कतर ऊपर गया। क्या खूबसूरत पुस, और इतना उन्होंने अपना कलर भी दिखाया कतर ने, उसमें मुस्लिम कलर भी था, उसमें इंटरनेशनल रंग भी था, उसमें बाकी मज़ाहिब के लोग, हर कौम के लोग, झंडे, तो खूबसूरत कतर ने फिर दोबारा जो है वो मतलब एक वर्ल्ड कप जो है वो चला गया कतर के पास और एक चला गया अर्जेंटीना के पास। लेकिन फ्रांस भी खूब खेला, और फ्रांस के जो सदर हैं मैक्रों, वो वहां खुद मौजूद थे, अपनी टीम का हौसला बढ़ा रहे थे, और उसके बाद जब टीम उनकी हार गई तो फिर उसके बाद वो उनको तसल्ली देने के लिए भी गए। लीडर्स का होता है ना कि ग्राउंड में जाके तसल्ली दी टीम को कि कोई बड़ा अच्छा खेले आप। लेकिन उसके बाद बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया हुआ, ये मैंने कहा ना, एक खामोशी से आज जरा सुबह जो प्रेसिडेंट मैक्रों हैं वो दोहा से फ्लाई कर गए, और दोहा से वो फ्लाई कर गए, और इजिप्ट के पास एक बड़ा फ्रांस का बहरी बेड़क है, अच्छा, जिसका चार्ल्स डिगॉल के नाम से,
चार्ल्स डी गॉल ये बहरी बेड़ा है, और ये बहरी बेड़ा जो है ये नेटो यूक्रेन जंग के लिए भी यूज हो रहा है। और उनका बड़ा यानी बड़े उनके बेड़ों में से एक है, बहरी बेड़ों में से। ये इजिप्ट के पास है। ठीक। और इस पे ये यूक्रेन की जंग में भी मतलब यहां से सर्वेलेंस हो रही है, सारा कुछ हो रहा है। लेकिन जाहिर है कि मैक्रों के ताल्लुकात ऐसे हैं कि वो बीच में मीडिएट भी कभी करते हैं पुतिन से, तो बहुत ज्यादा फाल नहीं है लेकिन अलर्ट खड़े हैं। वहां पर आज रात गुजारेंगे। आज रात उसी बहरी बेड़े पे प्रेसिडेंट मैक्रों गुजारेंगे, और क्रिसमस की चूंकि वो तकारीब शुरू हो गई हैं जी, तो अपने जो उनके ट्रूप्स हैं वहां पे और जो पायलट्स हैं और बाकी अमला है उनके साथ रात गुजारेंगे, और कल सुबह अलग सुबह सर वो चले जाएंगे ओमान। अच्छा। ओमान यानी जॉर्डन, और जॉर्डन वो जाएंगे, और जॉर्डन में जाके वो बगदाद कॉन्फ्रेंस 2 एक हुई थी पिछले साल, ये बगदाद कॉन्फ्रेंस 2 में वो शरीक होंगे। ये फ्रांस कोशिश कर रहा है कि बगदाद में, इराक में किसी तरह से अमन आ जाए, ठीक है, और मशरिक वुस्ता में दोबारा फ्रांस की पोजीशनिंग बने। ये प्रेसिडेंट मैक्रों इराक में भी चाहते हैं, वो लेबनान में भी एक्टिव है, दोनों जगह, लेकिन मसला खराब हो रहा है, वो बात नहीं बन रही। और ये जो कल की कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, इसकी अहमियत ये है, पिछले साल ये हुई थी अगस्त में, और ये हुई थी बगदाद में। इस साल बगदाद में नहीं हो रही, क्योंकि बगदाद में मजीद डिस्टेबलाइजेशन हो गई। उसकी वजह यह है कि पिछले साल बड़ी हद तक सऊदी अरेबिया और ईरान करीब आ गए थे। इस साल ये हुआ है कि ईरान की तरफ से उनके वजीर खारजा गए हैं, सऊदी अरब से कौन जा रहा है मैं नहीं पता, मुझे नहीं पता। कोशिश ये थी कि वहां पर सदर इब्राहिम रईसी आ जाएं ईरान से, और मोहम्मद बिन सलमान आ जाए, इनकी मुलाकात हो जाए, और सऊदी अरब और ईरान के ताल्लुकात बेहतर हो जाए। लेकिन ना मेरा ख्याल से हो सकता है, लेकिन अभी तक कोशिश जारी है कि एमबीएस पहुंच जाए जॉर्डन। एमबीएस नहीं पहुंच रहे अभी तक कोई उनकी तरफ से होके नहीं आया, और ना ही ईरान की तरफ से। अब ईरान के वजीर खारजा पहुंच गए, और वहां पर पहुंचने के बाद जो है वो देखिए 2-3 रोज पहले ही तेहरान टाइम्स की न्यूज थी, जो हमारी थर्ड स्लाइड है, ईरान सऊदी ऑफिशियल्स टू होल्ड टॉक्स इन जॉर्डन। लेकिन उसके बाद जो है वो ये खबर है कि वो टॉक्स नहीं होने जा रही, ठीक है, और वो टॉक्स नहीं हो रही दोनों की, और उसके बहुत सारे रीजंस हैं, क्योंकि वो मुजाहरे हो रहे हैं, तो वो कहते हैं कि जी उसके पीछे सऊदी अरेबिया पे इल्जाम लगाया है, वो इस वक्त शायद मुलाकात ना हो। सही हो गया। लेकिन ईरान की तरफ से ये था कि शायद एम्बेसी, और हमारी भी दुआ थी कि एम्बेसीज खुल जाए एक दूसरे के मुल्क में, लेकिन वो डेडलॉक आया। ठीक है डॉक्टर साहब, एक ब्रेक यहां पर। अब आ जाए इंडिया, भारत पर बात कर लेंगे। ये बराह रास्त पाकिस्तान के हालात से, ये जो इवेंट्स हो रहे हैं ना, आपका ख्याल से सऊदी अरेबिया और ईरान के दरमियान ब्रेक थ्रू नहीं हो रहा, और वहां पे मैक्रों बैठे हैं, और इराक के वजीर आजम पहुंच गए हैं, जो सुडानी, जिनको मुक्तदा सदर नहीं मान रहे, इराक में भी तो डेडलॉक है ना। तो आपके ये सारे इवेंट्स का ताल्लुक बराह रास्त पाकिस्तान से है, बराह रास्त। बिल्कुल है, बिल्कुल है सर। ब्रेक से वापस आके वो मजीद आपसे बात करेंगे। नाज़रीन, ब्रेक हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, बात कर रहे थे आप, भारत की सूरत हाल पर बात करने वाले थे कि किस तरह से खित्ते के हालात और मामलात पाकिस्तान को मुतासिर करने जा रहे हैं, और भारत के मामलात पर भी बात। देखिए, भारत का कुछ मामला जो है ना चाइना के साथ जी, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसको स्टडी करना जो है ना, लिविंग इन इंटरेस्टिंग टाइम्स, ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग दौर है जिसमें हम मौजूद हैं जी। और इसमें जो है वो एक अजीब सी बात यह है कि जैसे ही उनका कोई झगड़ा होता है चाइना से, उसके एक या 2 दिन के बाद उनकी सैटेलाइट पिक्चर्स आ जाती हैं, जो मैंने उस दिन भी कहा था जी, कि इतना सारा इलाका हमारे हाथ से निकल चुका है और वहां पे चाइना बैठा हुआ है। ठीक है, 2-3 रोज पहले हमने वो पूरी एक रिपोर्ट यहां पे दिखाई थी, और वो रिपोर्ट इंडिया टुडे की थी, और इंडिया टुडे में उसमें दिखाया हुआ था कि जो चाइना की एयर बेसिस बनी हुई हैं फेसिंग इंडिया, और ये सैटेलाइट इमेजेस हैं, और फिर उसमें काशगर का एयरपोर्ट बन गया, अक्साई चीन का हेलीपोर्ट बन गया, और ये जनाब कमदो बामदा एयरपोर्ट बन गया, और वगैरह वगैरह सारा पूरा इन्होंने बताया हुआ था। लंबी चौड़ी कहानी थी, और ये उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छा जी सैटेलाइट इमेजेस, ये सारी। अच्छा, अब जो है वो आज ये इन्होंने एक नई कहानी है। उस दिन इन्होंने जो बताया था कि ये बंगदा एयरपोर्ट है, और बंगदा एयरपोर्ट जो है ये इसकी पोजीशनिंग ये है कि ये 4400 मीटर की बुलंदी पे है, और इस पे मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स तामीर हैं, और ये इंडियन बॉर्डर से कोई
जो पुरानी इनकी LAC थी, अब तो खैर ख़त्म है, 160 किलोमीटर दूर है, और जनाब वगैरह वगैरह, और जून 2020 से बन रही है। तो आज इन्होंने ये हर रोज़ एक, अब मुझे नहीं पता, या तो ये अपना डिफेंस बजट बढ़ाना चाह रहा है, जो मोदी सरकार है वो चाहती है हमारा डिफेंस बजट बढ़ जाए, ये हर रोज़ वहाँ से कहानी आती है जी, और ये किस्तों किस्तों में आती है, और अपने लोगों को डराते, उनके लोग डरते हैं। आज ये कमाल किया जनाब NDTV ने, पहले किया था ये हमारे जो है वो इंडिया टुडे वालों ने, अब जनाब NDTV वालों ने किया। और NDTV वाले, ये जो 5वीं स्लाइड है ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो NDTV वाले कहते हैं एक्सक्लूसिव, चाइना वॉर गेम्ड, यानी वॉर की गेमिंग हुई है बाकायदा। कहां पे? अरुणाचल प्रदेश विद ड्रोन एंड जेट्स जी। चाइना के ड्रोन और जेट्स आ गए वहां पे, जदीद तरीन, यानी उनके सोरिंग ड्रोन जो हैं वो उनके आ गए, और F-27 उनके F-27 सोरिंग ड्रोन्स आ गए उनके, और उन्होंने वहां पर आके परवाज की जी। और ये F-27 और सोरिंग ड्रोन्स, और ये जो हैं ये जनाब सर्वेलेंस भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, और ये वही कहते हैं कि जनाब ये बांदा एयरपोर्ट पे भी मौजूद हैं, ये चमदो बांदा। अच्छा, पहले इनको वो जहाज नजर नहीं, कमाल की बात ये कि 2 रोज पहले जो सैटेलाइट पिक्चर्स हैं उसमें जहाज नहीं है, और यानी इंडिया टुडे की पिक्चर में जहाज नहीं है जी, और आज जो पिक्चर आई है NDTV की उसमें जहाज खड़े हैं। ये क्या चक्कर है भाई? वो कह रहे हैं ये जहाज खड़े हैं, और सारे उस पिक्चर में जहाज नहीं है, सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर है, खाली मारते हैं। आज जो पिक्चर वो कह रहे हैं तो जहाज खड़े हैं जी। और ये वो जहाज हैं जो कि वॉर गेमिंग कर रहे हैं, परवाज कर रहे हैं। और ये जहाज जो हैं ये अरुणाचल प्रदेश में भी हैं और ये सिक्किम के पास भी हैं। ये तो फिर इसका मतलब है कि ये जो मिडिल इलाका में मौजूद नहीं, LAC का मिडिल इलाका है ना भाई, उत्तराखंड, सिक्किम, इधर अरुणाचल प्रदेश, इधर जो है वो लद्दाख, तो ये दरमियान, ये पूरी LAC पे वो उनका कहना ही है। और साथ ही कह रहे हैं हमारे पास तो पैसा नहीं है, हमारी तो एयरफोर्स, या तो ये अपना डिफेंस बजट बनाने के चक्करों में है कि जहाजबाज खरीदें, बताएं दुनिया को हम पीछे रह गए, हमारे पास इतना असला नहीं है, ये नहीं है, हमें पैसे दो, फलां करो, डिमांड करो, और जहाज खरीदें और कमीशन बनाएं। और राफेल तैयारों वाला किस्सा तो याद है सबको ना, अभी तक बहुत बड़ा स्कैंडल चल रहा है। या ये है, अच्छा उसमें एक और बात, कमाल की बात उन्होंने कहा कि वो जहाज भी खड़े हैं वहां पे जी, जो असल में वही जहाज चाइना ने खड़े किए हुए हैं, जो जिस मॉडल के जहाज हमने रशिया से लिए हैं वही चाइना के पास भी हैं। यानी मतलब ये कि अमेरिका में दे कुछ। तो ये मैं इसको समझने से कासिर हूं कि ये पिक्चर्स, ये एक तो हंगामा जैसी लड़ाई होती है ना, यानी तवांग में हुआ, और तवांग में होते ही अगले दिन इनको ये खबर लीक हुई, इंडिया से ही लीक हुई कि हमारे ऊपर हमला हो गया, हमला हो गया, हमला हो गया। अच्छा भाई, हमला हो गया, फिर उसके बाद एक जनाब बात चलना शुरू हुई, हमला हो गया, ये हो गया। अच्छा, पहले होता है जी कब्जा कर लिया, फिर कहते हैं नहीं हमने भगा दिया, फिर वो राहुल गांधी खड़े हो जाते हैं, फिर वो मुतालबा करते हैं, फिर उधर से मोदी सर को जवाब देते हैं, ये तो सर तोड़ देंगे चाइनीज का प्लान कर। मोदी साहब चुप रहते हैं, नाम नहीं लेते। नाम नहीं लेते, इनडायरेक्टली मेंशन करते हैं, वो है ना, वो उधर है ना, वो उधर वाले हमें मारते हैं। यानी कि सर अभी तक प्रेशर में है इंडिया। नहीं, ये कहानी दूसरी है। ये कहानी ये है कि ये तस्वीरें कहां से आ जाती हैं अगले दिन। देखे ना, ये कौन सी प्लेबुक चालाकी की चल रही है, जिसमें एक तो फौरन ही पिक्चर्स आ जाती हैं सैटेलाइट, वो जब आ रहे होते हैं तो पिक्चर नहीं आती, बिल्कुल पहले आती है पिक्चर के जी वहां इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया। अच्छा, वो एक दिन में बन जाता है क्या? पुल, सड़कें, पहाड़, नहीं, वो नहीं, अचानक जब झगड़ा होता है उसके बाद आ जाता है कि जी हो गया। अच्छा, या तो इनकी चाइनीज का कोई आपस में गपशप चल रही है मोदी साहब की कि ये जगह मैंने देनी है, उसके बाद पता नहीं क्या मामला है। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अच्छा, नहीं, और अगले दिन भी तस्वीर आ जाती है, अगले ही दिन, कि नहीं वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उसमें जहाज और ड्रोन भी खड़े हैं जो वॉर गेमिंग कर रहे हैं। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नाइला अली को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़ जी डॉक्टर साहब। ये उधर भी कोई लगता है मोदी सरकार भी कोई पंजाब हुकूमत टाइप, उधर भी कोई, मतलब मैं यकीन करें ना वो समझ पा रहा हूँ कि क्या हो रहा है, ना ये समझ पा रहा हूँ कि यहाँ क्या हो रहा है। इसलिए बेहतर है बस खत्म हो गया प्रोग्राम का। अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, गिरदोनवा के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।